previous class we have seen ki how a parallel plate capacitor functions. We have seen that when the plates of a capacitor are charged, the lines of flux moves from the positive plate to the negative plate. The amount of flux coming out of the positive plate is equal to the amount of flux reaching the negative plate, which is Q by epsilon 0. ठीक है. E is the electric field between the plates. दोनों फील्ड के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड E है, which is given by flux by area, flux passing per unit normal area. It clearly says कि electric field is same everywhere because the same flux is going. This is possible only when this separation D between the plates is very small. ये हम लोग previous class देख चुके हैं. Excuse me sir, वो वीडियो थोड़ा ब्लर आ रहा है सर. हाँ, तो देखते रहो, मैनेज करो, आ जाएगा. तो इसमें क्या हो गया? You find just a minute. ये कहाँ गया? तो what you find? यहाँ पर जो फ्लक्स पॉजिटिव प्लेट से निकल रहा है वही फ्लक्स नेगेटिव प्लेट में जा रहा है और उसमें आपको फ्लक्स पर यूनिट एरिया बराबर मिल रहा है हर जगह. That means it produces a uniform electric field. Once you got the electric field, you can find out the potential difference between the plates. When you move from one plate to other plate, the work done against the electric field is the potential difference. As uniform electric field is here, so when we move over a distance d, work done against E is E into d, and that is the potential difference. E we have already found as Q by epsilon naught, so it comes out to be Qd by epsilon naught. And when we give a charge of Q coulombs and we get a potential difference V, then the capacitance is Q by V, so it is coming out to be A epsilon naught by D. ये एयर कैपेसिटर था. Capacitance depends on the dimensions of the dielectric and the nature of the dielectric. ये एयर था तो epsilon 0 आया. अब थोड़ी देर पहले भी हम लोग बात कर रहे थे, इसको अगर ऑयल में डुबो देंगे तो बीच में ऑयल आ जाएगा, तो फिर क्या लिखेंगे? एप्सिलॉन 0 की जगह क्या लिखेंगे? एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन r. गोलक ने पढ़ के नहीं आया, वीडियो भी शेयर किया हूँ. खाली पीली दुनिया में ऐसा है क्या? कुछ लोग सिंसियरली तो फिर कैसे बोल दिए कांस्टेंट रहेगा? कैसे बोल दिए कांस्टेंट रहेगा? चलिए, अब ये हुआ A epsilon 0 epsilon r by d, ये लिखा था. नाउ वी विल सी सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हमें न्यूमेरिकल करने में मदद करेगा. पहला हुआ, you know, the capacitance is A epsilon naught by d for a parallel plate air capacitor. और इसमें से आपको एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू भी मालूम है. इट इज 8.854 इंटू 10⁻⁻12 और d तो बहुत ही कम लेना पड़ता है, से मे बी सम मिलीमीटर्स. इट इज सम मिलीमीटर्स 10⁻³ मीटर्स. तो सोचो ये एप्सिलॉन 0 हो गया 10⁻12, d हो गया 10⁻3, तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट बाई d करेंगे तो 10⁻³ ऊपर जाएगा तो 10⁻+3 हो जाएगा. तो एप्सिलॉन नॉट बाई d का वैल्यू क्या हो गया? इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻9. बात समझ में आ रहा है? एप्सिलॉन नॉट बाई d का वैल्यू इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻9. अब सोचो अगर ये क्वांटिटी है 10⁻⁻9, ये भी अगर 10⁻+9 ऑर्डर का होगा, एरिया होगा ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻+9. ठीक है, और 10⁻10 सोचो अगर एरिया हुआ 10⁻10 मीटर स्क्वायर, तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? 1 फराड. तो 1 फराड कैपेसिटेंस बनाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है कोई पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर को. क्यों? क्योंकि उसके लिए जो प्लेट एरिया चाहिए कितना होना चाहिए? उसका एरिया 10⁻10 मीटर स्क्वायर. अब 10⁻10 मीटर स्क्वायर का कोई प्लेट है तो ये बनाएगा, ऐसा 2 प्लेट मिलके बनाएंगे, कितना? 1 फराड का कैपेसिटेंस. मतलब इधर होना चाहिए 10⁵, इधर होना चाहिए 10⁵ मीटर. ये 1 लाख मीटर, ये 1 लाख मीटर, समझ रहे हो? 1 लाख मीटर इज 700 किलोमीटर. मतलब एक प्लेट लेंगे, स्क्वायर प्लेट, जिसका दोनों साइड, हर साइड कितना है? 100 किलोमीटर लंबा,
ऐसा 2 प्लेट लेके कैपेसिटेंस बनाएंगे तो मिलेगा कितना? इट इज ओनली 1 फराड। फील में आना चाहिए। इसका मतलब 1 फराड इज ए वेरी लार्ज यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। यूजुअली हम लोग कैपेसिटेंस को माइक्रो फराड में, पिको फराड में ऐसे डील करते हैं। अभी अगर कहीं बहुत ज्यादा कैपेसिटेंस की जरूरत हुआ, वी मेक यूज ऑफ कैपेसिटर बैंक्स, मतलब वी कनेक्ट कैपेसिटर्स इन पैरेलल। पढ़ेंगे हम लोग मल्टीप्लेट कैपेसिटर, वो सब पढ़ेंगे। तो फिलहाल हमें समझ में ये आया कि 1 फराड इज ए लार्ज यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। ठीक है, 1 फराड, बस यही आएगा बोर्ड में। 1 फराड इज ए वेरी स्मॉल यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, मीडियोकर यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस और वेरी लार्ज यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। आपको हो गया 1 फराड is a very small unit, very large unit of capacitance, very large unit of capacitance। ठीक है, ये पहला चीज समझ में आया। दूसरा, दूसरा क्या था कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। पोटेंशियल डिफरेंस इज टोटल चार्ज ऑन द कैपेसिटर। टोटल चार्ज ऑन कैपेसिटर, ध्यान रहे, इज कितना है? 0। कैसे बचा? अभी तो बोले थे Q इज इक्वल टू CV। अरे हाँ, वो जो Q था वो क्या था? चार्ज ऑन 1 प्लेट। अब एक प्लेट में जितना चार्ज होता है, दूसरे प्लेट में इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज होता है। तो टोटल चार्ज क्या हो गया? इट इज कमिंग 0। समझ में आया क्या? कोई पूछेगा, कोई कैपेसिटर है C फराड का और उसके पास उसको V वोल्ट में कनेक्ट कर दिया गया। अब इसमें कितना टोटल चार्ज है? टोटल चार्ज है 0। बट व्हाट इज द चार्ज ऑन द प्लेट्स? आपको हो गया एक प्लेट में CV, दूसरे प्लेट में -CV। समझ में आया? अच्छा, समझो चीजें काम में लगेंगी। ठीक है, पॉइंट नंबर C। ये जो हम कैपेसिटेंस अभी निकाले हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि वी हैव कंसीडर्ड दैट द प्लेट सेपरेशन इज वेरी स्मॉल। ये प्लेट सेपरेशन इज वेरी स्मॉल। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्जेस थे, ये सीधे सीधे उनके सामने नेगेटिव चार्जेस रखे गए थे और ये तुरंत यहाँ से निकल के ऐसे जाके पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव में खत्म हो रहे थे और हमारा कहानी बन गया। लेकिन सोचो कि अगर प्लेट सेपरेशन बहुत ज्यादा छोटा नहीं है तो क्या होगा? मान लो कि ये प्लेट थोड़ा दूर पे है। अब यहाँ से निकलता हुआ पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज में तो जाएगा, सीधा नहीं जाएगा। इट विल गो लाइक दिस। सम ऑफ द लाइंस ऑफ फ्लक्स विल गो लाइक दिस। ऐसे ऐसे करके कुछ लाइंस ऑफ फ्लक्स जाएंगे। दैट मीन्स द फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम हियर इज द सेम, लेकिन वो जो एरिया कवर कर रहे हैं वो प्लेट एरिया ए से ज्यादा है। ये जो फ्लक्स जो प्लेट से बाहर से जा रहे हैं उनको कहते हैं फ्रिंजिंग फ्लक्स। फ्रिंजिंग फ्लक्स, ये फ्रिंज करके बाहर से निकल रहे हैं। अगर फ्रिंजिंग को हम कंसीडर करेंगे तो क्या हो जाएगा? एरिया ज्यादा हो गया। एरिया ज्यादा हो जाएगा तो आपका जो E है, E हो जाएगा π/a। एरिया ज्यादा हो गया है तो E कम हो जाएगा। E अगर कम हो जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या था? ED है ना। तो E कम हो जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस कम हो गया। अब आप Q कूलम का चार्ज दिए तो कैपेसिटेंस का क्या फॉर्मूला था? Q/V। फॉर Q चार्ज V इज लेस, दैट मींस यू विल गेट मोर कैपेसिटेंस। एक्चुअली में कुछ फ्लक्स ऐसे जा रहा होगा, हम लोग फ्रिंजिंग को इग्नोर कर देते हैं तो हमें कैपेसिटेंस मिलता है A/0/d। मतलब टेकिंग फ्रिंजिंग इनटू अकाउंट द एक्चुअल कैपेसिटेंस क्या है? जो इससे थोड़ा सा ज्यादा है। समझ में आया? तो ऐसे लिखेंगे, ऐसे ही लिखेंगे। आपको कोई डिटेल्स में नहीं पूछेगा, खाली इतना याद रखना है। क्या याद रखना है? टेकिंग फ्रिंजिंग ऑफ फ्लक्स into account
the actual capacitance is less than more than A epsilon naught by D. The actual capacitance is more than A epsilon naught by D. ठीक है, तीसरा इंपोर्टेंट पॉइंट देख ली। चौथा इंपोर्टेंट बिट सी। जब हम कोई कैपेसिटर को चार्ज करते हैं, यहां पर लगाया कैपेसिटर और यहां पर दिया कोई बैटरी, चलो मानते हैं इसको स्विच ऑन करेंगे। तो जैसे मैं इसको स्विच ऑन किया, चार्ज भाग के गया, यहाँ पे आया, थोड़ा सा चार्ज यहाँ पे आया, तो थोड़ा सा चार्ज यहाँ पे आया। जो भी चार्ज यहाँ पर आया आने के लिए कुछ समय लगता है, because this wire may have some resistance also। तो इसको चार्ज आया, धीरे धीरे चार्ज यहाँ पर आया। जैसे चार्ज आया तो यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस बन गया, कितना है, Vc। क्या है Vc? इट इज Q बाई C। जितना चार्ज आया, जब तक Vc V0 से कम है, मतलब ये चार्ज भेजने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पर चार्ज होने के कारण एक छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो रहा है, जिसका पॉजिटिव टर्मिनल इधर है, नेगेटिव टर्मिनल इधर है। तो ये चार्ज ऐसे भेजने की कोशिश कर रहा है, ये ऐसे भेजने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इसका पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे, लेकिन ये इससे ज्यादा है तो और चार्ज भेजेगा। जैसे जैसे ये चार्ज भेजने लगेगा तो Q बढ़ने लगेगा, तो Vc बढ़ने लगेगा। Vc बढ़ते एक समय आएगा जब Vc का वैल्यू इसके बराबर हो जाएगा। वो इधर भेजने की कोशिश कर रहा है चार्ज, ये इधर भेजने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों बराबर है, कोई भी चार्ज भेज नहीं पाएगा, प्रोसेस ठप हो जाएगा। मतलब फाइनली क्या होगा, इसमें एक पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, यहाँ पर कुछ चार्ज रहेगा और यहाँ पर कोई चार्ज फ्लो नहीं हो रहा है। ये समझ में आना चाहिए। कब? फाइनली। शुरू में तो चार्ज फ्लो कर रहा है, देयर इज सम करंट इन द सर्किट। बाद में जब ये चार्ज हो चुका है, देयर इज नो करंट। तो क्या इंपॉर्टेंट चीजें हमें याद रखना है कि whenever a capacitor is connected across a circuit, across a DC सर्किट, मतलब जिसमें वोल्टेज कांस्टेंट वोल्टेज अप्लाई किया गया, एट स्टेडी स्टेट द करंट थ्रू द कैपेसिटर इज 0। समझ में आया? तो वही चीज को लिखना है, यही चीज को लिखना है जो आपको समझ में आया। क्या लिखेंगे? When a capacitor is connected in a DC सर्किट, बाद में हम लोग AC सर्किट पढ़ेंगे, उसमें करंट होगा। ये DC सर्किट, when a capacitor is connected in a DC circuit, the current through capacitor becomes 0। और थोड़ा सा ऐसे लिखे तो कैपेसिटर फाइनली becomes 0। आपको समझाने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, शायद आपको बढ़िया से समझ में आएगा। सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई एक कैपेसिटर है, कितना है? ये चलो मानते हैं कि 20 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है। अब ये कैपेसिटर को हमने ऐसे कनेक्ट किया है, कहाँ? एक्सक्यूज मी। सपोज हियर इज ए रेजिस्टेंस, हियर इज अनदर रेजिस्टेंस, एंड आई अप्लाई ए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस। सपोज हमको पूछा गया है कि ये 2 ओम का रेजिस्टेंस, ये 3 ओम का रेजिस्टेंस, ये जो बैटरी लगा है, सपोज ये बैटरी 10 वोल्ट का है। क्या निकालना है? फाइंड चार्ज ऑन कैपेसिटर।
फाइंड द चार्ज ऑन कैपेसिटर, ये है क्वेश्चन। अब चार्ज ऑन कैपेसिटर पता चल जाएगा, Q इक्वल टू CV, C तो दिया हुआ है, V पता करना है, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। चलिए पता करते हैं। पहले सोचते हैं कि अगर करंट यहां से निकल के आएगा तो तब वो निकल के आएगा जब उसको वापस जाने के लिए रास्ता मिलेगा, क्योंकि करंट ऑलवेज फॉर्म से क्लोज लूप, यहां से निकला तो घूम फिर के इसको आने के लिए रास्ता मिलना चाहिए। ठीक है, करंट यहां से निकल के आया, अगर ऐसे आया, इधर से तो नहीं जा सकता, कैपेसिटर है, बीच में डाइलेक्ट्रिक है, तो करंट को इधर से ही मुड़ना पड़ेगा। सेम करंट इधर से आया, इधर से आया, इधर से होते हुए करंट अपना रास्ता कंप्लीट करेगा। अगर मैं इस लूप को KVL अप्लाई करता हूं और क्योंकि इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, ऐसा भी आप सोच सकते हो कि जिसमें करंट नहीं फ्लो कर रहा है उसको काटो, भगा दिए कैपेसिटर को, तो आप कहोगे सॉल्यूशन में आप कहोगे x कितना है, x कितना है, सोचो ये नहीं है, कैपेसिटर नहीं है, काट दिया गया। नाउ 2 and 3 5 ohm across 10 volt, so it is 10 by 2 plus 3 is 2 ampere। बीच बीच में मेरे साथ अगर आप लोग बोलोगे तो मुझे लगेगा कि हमारे लाइव क्लास चल रहा है, मतलब सारे लोग जिंदा है। नहीं तो नहीं लग रहा है कि लाइव क्लास है, लग रहा है कि डेड क्लास है। आर यू ऑल स्टिल लाइव? नहीं तो एक दूसरे को चिमटी काटो, एक दूसरे को चिमटी काटो तो पता चल जाएगा हाँ ये लाइव है। चेक करो, हाँ तो x इज इक्वल टू हो गया 2 एम्पियर। चलो हमें तो x नहीं मांगा था, क्या मांगा था? पोटेंशियल डिफरेंस। कैसे पता करेंगे? पूछा है हमको चार्ज, अगर V मिल जाएगा, V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस। कैसे पता करेंगे? अरे यहाँ से यहाँ तक जाओ, किसी भी रास्ते में जाओ, यू विल गेट द पोटेंशियल डिफरेंस। इधर से जाओ तो पता चलेगा और इधर से जाओ तो पता चलेगा। अगर हम A और इस पॉइंट को B कहेंगे तो हमारा जो VC है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर, वो क्या है? इट इज VA माइनस VB। चलो B2 है, इधर से गए, ये 2 ओम को म्यू लिख दिया हूं, तुम लोग कुछ बोलते नहीं हो क्या? मैं बोला अरे 2 म्यू क्या हो गया? हाँ ये तो अगर मैं ऐसे आता हूं, यहाँ पर करंट है X, रेजिस्टेंस है 2 ओम, मैं ऐसे गया तो गेन किया 2X, जबकि X इज 2 एम्पियर, सो इट इज कमिंग आउट टू बी 4 वोल्ट। DC मिल गया, 20 माइक्रोफैराड कैपेसिटर में पोटेंशियल डिफरेंस है 4 वोल्ट। तो व्हाट इज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर? यू से C इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। C है 20 माइक्रोफैराड मल्टीप्लाइड टू 4 वोल्ट, 20 into 4 is 80 microcoulomb. So the charge on the capacitor is 80 microcoulomb. मतलब पॉजिटिव प्लेट में 80 माइक्रोकूलम, नेगेटिव प्लेट में -80 माइक्रोकूलम। व्हाट इज द टोटल चार्ज? 0। क्या बात समझ में आया? अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, हम लोग अभी कितने पॉइंट देखे? अच्छा C रिपीट हो गया है, दिस वाज D, दिस वाज D। E, यहाँ पर मैं 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, थोड़ा ध्यान से देखना। अभी तक जो बताया था क्या सर इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ a capacitor is connected across a battery, then by making any change in its capacitance, the potential difference across it, PD across it, remains same, remain constant। बस न्यूमेरिकल करने में बहुत ज्यादा मदद करने वाला है, थोड़ा इसको समझें। बोले अगर कोई एक कैपेसिटर किसी एक बैटरी के क्रॉस में लगा है, बैटरी इज इन कनेक्शन, मतलब चार्ज भी हो गया, उसके बावजूद बैटरी लगा है। मान लो कि ये बैटरी 10 वोल्ट का है, तो व्हाट विल द फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर? कितना होगा?
फाइनली करंट नहीं जा रहा है, मतलब हम बताए ना अभी ये अगर 10 वोल्ट का है तो ये भी चार्ज हो जाएगा 10 वोल्ट में। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर एट स्टेडी स्टेट, फाइनली चार्ज होगा जब तक पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ते बढ़ते 10 वोल्ट नहीं हो जाता है तब तक बढ़ेगा। उसके बाद जब 10 वोल्ट हो गया और फर्दर चार्ज नहीं जा पाएगा तो उसे स्टॉप हो जाएगा, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस होगा 10 वोल्ट। अब अभी अगर मैं इसके अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक डाल देता हूं, कैपेसिटेंस बदल गया लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वही 10 वोल्ट। मान लो कि ये दोनों प्लेट के बीच में मैं डिस्टेंस को ज्यादा कर देता हूं, डी बढ़ गया, कैपेसिटेंस बदल गया, तब भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा 10 वोल्ट। एज लॉन्ग एज द कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस द बैटरी, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर इज सेम एज बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बात समझ में आया? आप 2 माइक्रोफैराड लगाओ, 20 माइक्रोफैराड लगाओ, कुछ भी लगाओ, पोटेंशियल डिफरेंस विल बी 10 वोल्ट। क्या बात समझ में आया? यस सर। अब नेक्स्ट हुआ, इफ ए कैपेसिटर is disconnected from battery, then charge on plates, remain constant. अब कोई कैपेसिटर था जिसको मैंने चार्ज कर दिया, इसमें आया क्यू चार्ज, इसमें आया माइनस क्यू चार्ज, और मैं बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया हूं। अगर प्लेट सेपरेशन ज्यादा करूंगा तो चार्ज जो था वही रहेगा, कहां जाएगा चार्ज? क्योंकि बीच में तो इंसुलेटर है, गैप है। अगर ये एयर कैपेसिटर है, मैं डाइलेक्ट्रिक डाल दिया तो क्या होगा? डाइलेक्ट्रिक डाल देंगे तो फिर कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा लेकिन चार्ज तो वही रहेगा, क्योंकि चार्ज इस प्लेट पे है, इस प्लेट पे है। ये बीच में कुछ डालो ना डालो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो चार्ज ऑन द प्लेट्स इज नॉट गोइंग टू चेंज, इट विल रिमेन कांस्टेंट। तो बस दो चीजें याद रखना है, अगर कैपेसिटर बैटरी के साथ कनेक्टेड है तो पोटेंशियल डिफरेंस विल रिमेन कांस्टेंट। कैपेसिटर बैटरी से डिस्कनेक्ट हो गया है तो द चार्ज ऑन द कैपेसिटर विल रिमेन कांस्टेंट। क्या बातें समझ में आया? यस। और मैं थोड़ा सा आखिरी चीज बताने वाला हूं, बोर्ड वालों को कोई पूछेगा नहीं लेकिन थोड़ा सा जान ले, क्या फर्क पड़ता है। लास्ट पॉइंट, हमारे पास कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये कोई एक पैरेलल प्लेट का कैपेसिटर का डाइलेक्ट्रिक है, और ये है डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, ये जो डाइलेक्ट्रिक है कैसे बने इसके लिए? ठीक है, और हुआ यूं है कि ये दो प्लेट है, दो प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक रखा गया है, और ये जो डाइलेक्ट्रिक है इसका कुछ परमिटिविटी होगा। चलो मानते हैं कि इसका रिलेटिव परमिटिविटी है एप्सिलॉन आर, और ये कोई डाइलेक्ट्रिक है तो इंसुलेटर है, इसका कोई रेजिस्टिविटी भी तो होगा। रुक, और ये जो दो प्लेट आप देख रहे हो, ये प्लेट और ये प्लेट, इनके बीच में ये है। कोई पूछेगा कि व्हाट इज द कैपेसिटेंस, आप कहोगे यस ए एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर बाई डी। हाँ समझ में आता है, प्लेट एरिया ए है और आप कहोगे कि प्लेट एरिया ए है, तो आप कहोगे कि यहाँ पर जो स्पेसिंग है वो डी है, तो बात कुछ ऐसा। कोई पूछेगा ये जो डाइलेक्ट्रिक यहाँ पर रखा है, इसके अगर हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, इट इज अपोजिंग, और इट इज अपोजिंग करंट फ्लो, मतलब इट इज हैविंग सम रेजिस्टेंस। ये जो डाइलेक्ट्रिक रखा है उसका रेजिस्टेंस कितना होगा? आप कहोगे रो एल बाई ए। रो तो दिया है, एल क्या है? द लेंथ मूव्ड बाय करंट। अगर करंट यहाँ से घुसेगा इधर से निकलेगा तो कितना दूर जाना पड़ेगा? डी। व्हाट इज द एरिया परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो? ए। सो इट इज रो डी बाई ए। चीजें समझ में आ रहा है? जो डाइलेक्ट्रिक आपको कैपेसिटेंस इफेक्ट दे रहा है कितना? ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, उसका अपना रेजिस्टेंस भी है कितना? रो डी बाई ए।
चलो थोड़ा देखते हैं कि इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या मिल रहा है। इफ आई मल्टीप्लाई आर एंड सी, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या मिला देखो तो, इज इट कमिंग रो टाइम्स एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन आर। यस, इंटरेस्टिंग है कि कोई भी डाइलेक्ट्रिक ले लो, द प्रोडक्ट ऑफ द रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डायमेंशन। कितना बड़ा है कितना छोटा है उससे कोई मतलब है नहीं, इट इज ए कांस्टेंट, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम। तो आपको पता चला कि द प्रोडक्ट ऑफ आर एंड सी गिव्स यू ए क्वांटिटी व्हिच इज प्रोपोर्शनल टू और व्हिच डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम ओनली। और ये जो बात हम बता रहे हैं ना, ये सिर्फ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए नहीं, चाहे वो सिलिंड्रिकल कैपेसिटर हो, स्फेरिकल कैपेसिटर हो, कैसा भी शेप का कैपेसिटर हो, हर कैपेसिटर के लिए ये रूल वैलिड है। और इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि अगर आपको कोई पूछेगा कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ दिस, ये आर इंटू सी या फिर ये सबका यूनिट क्या है, आप सुनोगे तो हैरान हो जाओगे कि इसका यूनिट होता है सेकेंड टाइम। रिमेंबर, आरसी का डायमेंशन इज सेम एज, इसका डायमेंशन इज सेम एज टाइम का डायमेंशन। कहने का मतलब है 1 फराड इंटू 1 ओम इज इक्वल टू 1 सेकेंड। क्या बातें समझ में आ रहा है? Is it understood? Yes, sir. Yes. चलिए ठीक है, अब कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हम लोग करें। Let us see some small questions. छोटे छोटे क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, a capacitor of 20 microfarad was connected across connected across 10 volt battery. What was charge on capacitor? Bit number 2. क्या कोई मुझे बताएगा? थोड़ी देर चार्ज ऑन कैपेसिटर एक एक करके सॉल्यूशन भी लिखेंगे। Q इक्वल टू CV कितना सिंपल है सर, हम लोग इतना बड़ा बेवकूफ समझते हैं क्या? छोटी मोटी चीज हमें आता है। व्हाट इज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर? CV, Q इक्वल टू CV। तो 20 माइक्रोफैराड मल्टीप्लाइड टू 10 वोल्ट गिव्स यू 200 फैराड इनटू माइक्रोफैराड इनटू वोल्ट इज 200 माइक्रोकूलम। बिट नंबर 2, if this capacitor, this charged capacitor, if this charged capacitor is enclosed in an imaginary cube, what is net flux? What is net flux coming out of cube? कितना सिंपल है, coming out of cube। बोला ये जो चार्ज कैपेसिटर है, इसको अगर हम किसी एक
क्यूब के अंदर, इमेजिनरी क्यूब के अंदर रख देते हैं, तो अब क्यूब से कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा? यू नो गॉस लॉ, the net flux coming out of any closed surface is equal to q by epsilon 0। तो क्या बता सकते हो? अब अगर ये चार्ज कैपेसिटर को किसी एक क्यूब के अंदर रख देंगे, कितना फ्लक्स निकलेगा? 200 by epsilon naught। 200 by epsilon naught। मैं बार बार चीख चीख के बोल रहा हूँ कि एक प्लेट में 200 माइक्रोकूलम चार्ज है, तो दूसरे में कितना है? -200। तो व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑन द कैपेसिटर? 0। सो नो फ्लक्स विल कम आउट। अभी हम देखे नहीं क्या कोई चार्ज कैपेसिटर की केस में कैसा था फ्लक्स? फ्लक्स तो एक जगह से निकला दूसरे पे खत्म हो गया। बाहर निकलेगा तब ना, वो क्यूब से बाहर निकलेगा, वो तो एक से निकल के दूसरे में खत्म। सो व्हाट इज द नेट फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ? 0, बिकॉज द टोटल चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज 0। क्या मेरी बात समझ में आया? यस, लिखना है अभी हमें इसको। अब होगी व्हाट इज द नेट फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ क्यूब? आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया 0, बिकॉज टोटल चार्ज ऑन कैपेसिटर इज 0। क्या ये बातें समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। एक कैपेसिटर, ए पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर, ए पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर has capacity 20 microfarad. What will be new capacitance if bit number 1 plate separation is double? प्लेट सेपरेशन को अगर डबल कर देंगे, प्लेट सेपरेशन को अगर डबल कर देंगे तो क्या हो जाएगा? दूसरा हुआ if it is dipped into oil of epsilon r is equal to 4। दोनों केस में नया कैपेसिटेंस क्या होगा? सेकंड केस में 4 टाइम्स हो जाएगा, पहला केस में क्या हो जाएगा? 20 माइक्रोफैराड था, प्लेट सेपरेशन डबल कर दी। सोचो सॉल्यूशन क्या दिया है? पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर, मतलब ये जो दिया हुआ है वो कितना है? A एप्सिलॉन नॉट बाई डी, इसका वैल्यू है कितना है? 20 माइक्रोफैराड। प्लेट सेपरेशन को डबल कर देंगे, मतलब D के जगह क्या हो जाएगा? 2D। तो न्यू कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? तो आप क्या लिखोगे बिट नंबर 1 में? D इज डबल्ड, D इज डबल्ड। तो न्यू कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? A एप्सिलॉन नॉट बाई 2D। A एप्सिलॉन नॉट बाई D का वैल्यू ये था, 2D कर देंगे तो मिलेगा 10 माइक्रोफैराड। क्या बातें समझ में आ रहा है? अंडरस्टूड? ठीक, चलिए अब दूसरे केस में इसको तेल में डुबो दिए। अब तेल में डुबो देंगे तो दो प्लेट के बीच में एयर था, तेल में डुबो दी तो वहां पर ऑयल आ गया। When dipped in oil, when dipped in oil, आप कहोगे जो न्यू कैपेसिटेंस होगा वो हो जाएगा A एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r बाई डी, जिसमें से हमें A एप्सिलॉन 0 बाई डी का वैल्यू मालूम है 20 माइक्रोफैराड और एप्सिलॉन r हमें दिया है 4। So it comes out to be 20 into 4 is 80 माइक्रोफैराड।
में आया? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, a parallel plate air capacitor was charged to 20 volt and then disconnected from battery। कोई पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर था जिसको हम चार्ज कर दिए 20 वोल्ट में, देन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम बैटरी। नाउ द कैपेसिटर वाज dipped into oil of epsilon r is equal to 2. Find final potential difference across capacitor। फाइनली इसके अक्रॉस में क्या पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पता करना है कि फाइनली पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। क्वेश्चन को समझ लो पहले। क्वेश्चन में क्या बोला है, कोई पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर था, उसको चार्ज कर दिए, कितने वोल्ट में चार्ज कर दिए? चार्ज कर दिए 20 वोल्ट में। वाह, चार्ज हो गया। चार्ज होने के बाद ये जो कैपेसिटर है उसको बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दिए, करने के बाद वो जो कैपेसिटर था उसको लेके तेल में डुबो दिए, खत्म कहानी। तेल में डुबो देंगे तो आप जानते हो कि दोनों प्लेट के बीच में ऑयल घुस जाएगा। बोल रहा है कि पहले तो हम चार्ज किए थे उसको 20 वोल्ट को, तेल में डुबाने के बाद उसके क्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। गॉट इट? हमें तो मालूम है भाई एक चीज, पोटेंशियल डिफरेंस इज Q बाई C। ये फॉर्मूला सबको मालूम है। Q क्या है? चार्ज ऑन ईच प्लेट। एक प्लेट में चार्ज Q है, दूसरा प्लेट में चार्ज माइनस Q है। नाउ रिमेंबर द क्लू आई हैव गिवन। वंस इट इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी, कोई कैपेसिटर को बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दिए तो यहाँ पर जो चार्जेस थे भाई वो कहाँ जाएंगे? तो उसी प्लेट में ही बैठे रहेंगे। हाँ, अगर इसको किसी एक वायर से जोड़ दोगे तो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, अदरवाइज ये तो रहे यहाँ पे। दैट मींस एज बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, आपको समझ में आना चाहिए, एज बैटरी इज डिस्कनेक्टेड यू विल से द चार्ज रिमेन कांस्टेंट। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? एज बैटरी, अच्छा पहले जो भी था लेट कैपेसिटेंस इनिशियली कितना था? इज इक्वल टू C1 ओके, Q1 चार्ज ऑन इट which is CV, so it is coming 20 into C1। चार्ज क्या था? C1। वैल्यू नहीं दिया तो लिख दिया 20 into C1। अच्छा, एज बैटरी इज डिस्कनेक्टेड and then dipped into oil, then dipped into oil, then dipped into oil, therefore Q2 फाइनल चार्ज क्या कोई बताएगा मुझे वो Q1 से ज्यादा होगा कि कम होगा? सेम होगा। अभी अभी तो बताया सेम एज Q1, मतलब वो C1 V है। C2 न्यू कैपेसिटेंस। अभी नया कैपेसिटेंस कितना होगा? पहले हम लोगों को दिया नहीं, अरे दिया नहीं तो क्या हुआ, हम लोग तो अस्यूम किए थे लेट कैपेसिटेंस इनिशियली इज C1, इनिशियली द कैपेसिटेंस इज C1। ये थोड़ा लिख देता हूं, इनिशियली द कैपेसिटेंस इज C1। तो अब ऑयल में डुबो दिए जिसका एप्सिलॉन r है 2,
ये जो C1 क्या था भाई, इट वाज A एप्सिलॉन 0 बाई D। तो नया कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इट इज A एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R बाई D। सो इट इज एप्सिलॉन R टाइम्स C1, जबकि एप्सिलॉन R का वैल्यू कितना है, दिया है 2। सो इट इज इक्वल टू 2C1। तो तेल में डुबाने के बाद कैपेसिटेंस बन गया 2C1, प्रोवाइडेड पहले कैपेसिटेंस था C1, अब कैपेसिटेंस हो गया 2C1। ठीक है, कैपेसिटेंस बन गया 2C1। ठीक है, इसको थोड़ा उठा के यहाँ से ले आते हैं, जगह तो है हमारे पास, सफिशिएंट, कंजूसी नहीं करना। ये हो गया आपका नया कैपेसिटेंस। तो नया पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, Q2 है चार्ज, C2 है कैपेसिटेंस। Q2 कितना है, Q2 इज C1V। V का वैल्यू दिया था ना 20 वोल्ट, यस यस यस, V का वैल्यू दिया था 20 वोल्ट। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, C1 इंटू 20 वोल्ट, और इसको V0 ही रहेगा, बाद में लिख देंगे। सो इट इज C1 V0 बाई C2 क्या है 2C1, तो C1 को खा गया, सो इट इज V0 बाई 2। V0 क्या है, पहले जो वोल्टेज था, पहले कितना वोल्ट था, 20 वोल्ट था, सो इट इज 20 बाई 2 इज 10 वोल्ट। पहले इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस था वह चार्ज टू कितना वोल्ट, 20 वोल्ट। थोड़ा क्वेश्चन लिखने में थोड़ा ढंग से लिख देता हूं ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत नहीं हो। हाँ, कितना था, चार्ज टू V0 दैट इज इक्वल टू 20 वोल्ट। इतना वोल्ट को चार्ज किया गया था। तो फाइनल वोल्टेज क्या हो जाएगा, V0 बाई 2 और 10 वोल्ट। मतलब ऑयल में डुबो दिए तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 10 वोल्ट। इसलिए जितने सारे हाई वोल्टेज वाले चीजें होते हैं उसको तेल में डुबा के रखते हैं ताकि पोटेंशियल डिफरेंस कम रहे, झटका कम लगे। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखो ये क्वेश्चन में, यहां पर कोई एक कैपेसिटर है, ये है ऐसा, इसका एक प्लेट दिया हुआ है, ये दूसरा प्लेट है। ध्यान रखना और सोचना और बताना, ठीक है। ये कोई कैपेसिटर है, दिस इज व्हाट इज ए कैपेसिटर, ठीक है। क्या दिया है, ये दोनों प्लेट के बीच में डिस्टेंस D दिया है, और दिया क्या है कि इसके क्रॉस में हमने एक बैटरी लगाया। एयर कैपेसिटर है, बैटरी लगा है V0, ठीक है, ऐसा। और ये जो कैपेसिटर है, ये दोनों प्लेट के बीचों बीच कोई एक ऑयल ड्रॉप है जिसका मास m है और जिसमें कुछ चार्ज q है। समझ में आया, ठीक। Now, in figure shown, ये जो फिगर में दिखाया गया है, इसमें an oil drop is at rest midway between the plates। दोनों प्लेट के बीचों बीच ऑयल ड्रॉप पड़ा है। क्या हुआ, यानी तकलीफ नहीं। और क्लियरली आपको दिखाया गया कि यहाँ पर जो ऑयल ड्रॉप है इसका मास m है और चार्ज इसका q है। इन फिगर से तो बाकी को समझ में आ जा रहा है। पहला, व्हाट इज magnitude and direction of electric field।
magnitude and direction of electric field between plates. ये दोनों प्लेट के बीच में मैग्नीट्यूड ऑफ एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, ठीक है। फिर पूछा है व्हाट शुड बी चार्ज ऑन ड्रॉप। ये जो ड्रॉप है इसके ऊपर क्या चार्ज होना चाहिए? व्हाट शुड बी चार्ज ऑन ड्रॉप फॉर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के लिए। बीट नंबर 3। क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। बीट नंबर 3, if the drop is slightly displaced upward, slightly displaced upward and released, what will be मोशन ऑफ ड्रॉप? ड्रॉप का मोशन क्या होगा? ये क्वेश्चन आया था जिसमें पूछा गया था वो ड्रॉप ऊपर भाग जाएगा, नीचे भाग जाएगा, ऑसिलेट करेगा, मतलब क्या होगा? आपको उसके मोशन के बारे में बताना है कि किस किस्म का मोशन होगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन। क्या है ये? कोई एक कैपेसिटर है जिसकी दोनों प्लेट के बीच में कोई ऑयल ड्रॉप फंसा हुआ है और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पर दिया गया है ये V0 है और ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है दोनों प्लेट के बीच में जो सेपरेशन है वो दिखाया गया है कि वो D है। हम लिखे नहीं इसलिए क्योंकि हम लिखे हैं कि एज शोन इन फिगर, तो आपको समझ में आना चाहिए ड्रॉप का M and Q है और यहाँ पर सेपरेशन है D। पूछा है व्हाट इज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? अरे हाँ, हमें क्यू नहीं दिया है। देखो बाद में पूछा है व्हाट इज द चार्ज ऑन द ड्रॉप, मतलब क्यू नहीं दिया है, क्यू निकालना है। हमें पता करना है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। 9 × 10 × 9 CB/d²। सी कहाँ दिया है तेरे को? इज इट गिवन? यू डोंट नो कैपेसिटर, जो डाटा दिया उसमें से करेंगे ना। सी नहीं दिया है तो कैसे करें सॉल्यूशन? यू नो भी क्या था, थोड़ा याद करो तो इट वाज ईडी, मतलब ई क्या है? सो सिंपल, इट इज V/d। भी दिया है V0, डी तो डी दिया है और ये कौन से डायरेक्शन में होगा? इट इज फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। यहाँ पर ये कैसा है? ये है पॉजिटिव प्लेट क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव प्लेट। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो नीचे की तरफ होगा। कैसे निकालते इलेक्ट्रिक फील्ड? dV/dx। dV कितना है? V0। dx कितना है? d। सो V0/d। क्या बात समझ में आया? सो इट इज V0/d इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये था बीट नंबर 1। बीट नंबर 2 में लेकिन कुछ दूसरा पूछा गया। व्हाट शुड बी चार्ज ऑन द ड्रॉप फॉर इक्विलिब्रियम? देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कुछ ऐसा है नीचे की तरफ और ये जो ड्रॉप है, चार्ज ड्रॉप, ये बीच में फंसा हुआ है। ये ड्रॉप है जिसका मास m है, चार्ज q है, तो इसका वेट तो है नीचे जो गिराने की कोशिश कर रहा है। ये क्यों नहीं गिर रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स उल्टा आ रहा होगा ऐसे ऊपर की तरफ, जो कि mg को कैंसिल कर रहा है। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है? अगर E है इलेक्ट्रिक फील्ड तो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है E इंटू स्मॉल q। q क्या है? q इज द चार्ज ऑन द ड्रॉप। वही तो पता नहीं है, तो चलो ठीक है। पहले बताओ कि जो चार्ज ऑन द ड्रॉप है वो पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है? नेगेटिव। यस, ये जो EQ है वो mg का ऑपोजिट होना जरूरी है, नहीं तो रहेगा कैसे? ये ड्रॉप फ्लोट कर रहा है का मतलब हुआ EQ मस्ट बी कैंसिलिंग आउट mg।
अब इक्यू mg तो डाउनवर्ड है, मतलब इक्यू अपवर्ड है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड है बट इक्यू अपवर्ड है, मतलब द चार्ज मस्ट बी नेगेटिव, है ना। तो क्या लिखेंगे, फॉर इक्विलिब्रियम द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन ड्रॉप must be opposite to mg, that is upward, must be upward, but E is downward, but E0 is downward. Thus, charge on drop is negative से माइनस क्यू। ड्रॉप में कितना चार्ज है, माइनस क्यू। ड्रॉप में कितना चार्ज है, माइनस क्यू, क्योंकि ये डाउनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा एक चार्ज अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। एट इक्विलिब्रियम आपको जो EQ है that must be काउंटर बैलेंसिंग mg, तो Q कितना होना चाहिए, mg/E। अच्छा, E का वैल्यू क्या था, अभी तो देखे थे, E का वैल्यू था v0/d, सो वैल्यू डाले, इट इज mgd/v0। सो चार्ज ऑन ड्रॉप कितना हो जाएगा, चार्ज ऑन ड्रॉप हो जाएगा माइनस क्यू, दैट इज माइनस mg/d/v0। क्या बातें समझ में आ रहा है, ये ठीक है। लास्ट बिट, लास्ट बिट में क्या पूछा कि दोनों प्लेट तो थे भाई ऐसे, दोनों प्लेट थे ऐसे, और उनके बीच में फंसा हुआ था हमारा प्यारा सा ऑयल ड्रॉप जो कि रेस्ट में था, इक्विलिब्रियम में था। अब अगर ये जो ऑयल ड्रॉप है इसको में ऐसे चार्ज है, इसमें ड्रॉप है, ये ड्रॉप को अगर मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ सरका देता हूँ और छोड़ देता हूँ तो क्या होगा इसका सब्सिक्वेंट मोशन। सब्सिक्वेंट मोशन क्या होगा आपको बताना है, क्या ये ऊपर की तरफ भाग जाएगा या फिर गिर के नीचे आ जाएगा या फिर ऐसे ऐसे ऑसिलेट करने लगेगा, आपको बताना है कि क्या होने वाला है मोशन। अगर मैं इसको यहाँ से उठाया, थोड़ा यहाँ लेके छोड़ दिया तो, और आप जानते हो कि आपका बैटरी कैसे कनेक्टेड था, क्लू दे रहा हूँ कंफ्यूज करने के लिए। यहाँ पर चार्ज क्या है, माइनस क्यू, और ये कौन सा प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है। इतनी सारी जानकारी के साथ शायद आप बता सकते हो कि अगर ये चार्ज ड्रॉप को थोड़ा सा ऊपर लेके इसे छोड़ देंगे, स्लाइटली डिस्प्लेस्ड अपवर्ड एंड रिलीज्ड, क्या होने वाला है। क्या लग रहा है आपको किस किस्म का मोशन होगा। मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, ऊपर भाग जाएगा, नीचे आ जाएगा, ऑसिलेट करेगा, जहां था वहीं पड़ा रहेगा, फिर बोलो क्या होगा। बोलो, ऊपर भाग जाएगा, ऊपर भाग जाएगा, ऊपर भाग जाएगा। बोलने से पहले सर मत बोलो, सर ऊपर भाग जाएगा, बड़ा खराब लगता है, सर को काफी दिन है, ठीक है। जहाँ था वहीं जहां था वहीं रहेगा, जहां था वहीं रहेगा। हाँ, अभी तो तुमको क्यों ऐसा लग रहा है कि जहां था वहीं रहेगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम में फिर से आ जाएगा ना चार्ज की वजह से। देखो क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये रेस्ट में क्यों था, क्योंकि इसके ऊपर फोर्स mg आ रहा था और ऊपर की तरफ फोर्स था EQ। जैसे आप इसको यहाँ पे ले आए, अभी तो mg बरकरार है, ऊपर की तरफ क्या फोर्स रहेगा, वही EQ। क्या हर जगह E बराबर है, हाँ है, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो इसको इसे उठा के यहाँ छोड़ दोगे वहीं लटक जाएगा, यहाँ से यहाँ छोड़ दोगे वहीं लटक जाएगा, जहां छोड़ दोगे वहीं रुक जाएगा। there will be no motion because there is a uniform electric field between the plates and wherever you leave the drop the net force on it will be 0।
क्या बात समझ में आया? Positive charge will not attract, sir. अरे पागल, पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट क्यों नहीं करेगा? लेकिन नेगेटिव चार्ज भी तो उसको अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा। तो आप बोलोगे ये रिपेल कर रहा है, ये अट्रैक्ट कर रहा है, भाग जाएगा। अरे ये मूव करने के लिए क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह अलग अलग है? Yes. इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एवरीवेयर, इट्स ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ छोड़ो, यहाँ छोड़ो, यहाँ छोड़ो, यहाँ छोड़ो, क्या फर्क पड़ता है? कहीं भी छोड़ो रुकेगा, क्योंकि लोगों को लगता है कि पॉजिटिव चार्ज खींच ले जाएगा, इसलिए क्वेश्चन इंपोर्टेंट बन जाता है। तो क्या लिखेंगे लास्ट बीट में? क्या लिखेंगे? क्या था इसमें लास्ट बीट में? हाँ, बीट नंबर सी। बीट नंबर सी में क्या था? व्हाट शुड बी चार्ज ऑन ड्रॉप फॉर इक्विलिब्रियम। और इसमें पूछा था इफ द ड्रॉप इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड अपवर्ड एंड रिलीज्ड व्हाट विल बी मोशन ऑफ ड्रॉप। तो क्या लिखेंगे? बीट नंबर 3 में लिखेंगे द ड्रॉप इज इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ये कौन सा इक्विलिब्रियम में है? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। बिकॉज the electric field is uniform between plates। दोनों प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म होने के कारण ये आपको कहीं भी छोड़ दो इक्विलिब्रियम में ही रखेगा। कहीं भी छोड़ दो ये इक्विलिब्रियम में रखेगा। क्या बातें समझ में आ रहा है? यस, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो ये समझ में आ गया है। यहाँ पर दिया गया है थोड़ा बढ़िया से फिगर बनाते हैं। यहाँ पर पूछा गया है ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन, दिया है कि ये 10 माइक्रोफैराड है, ये 6 ओम है, ये 3 ओम है, ये 4 ओम है और ये 20 वोल्ट का बैटरी है। ठीक है, यही है केस आपका। इन फिगर शोन, इन फिगर शोन बिट नंबर 1, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कौन सा रेजिस्टेंस? 3 ओम। 3 ओम में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है बताओ? What is current in 4 ohm? Bit number 3. What is charge on 10 microfarad? What is the charge on 10 microfarad? 10 माइक्रोफैराड में क्या चार्ज है? क्या बातें समझ में आ रहा है? क्या आप लोग इसको कर सकते हो? कर सकते हो? हरी
मैं इतना अच्छा कब से पढ़ाने लगा कि तुम लोग कर लेते हो। अच्छा, बीट नंबर 1, क्या गोलक मुझे खुश करेगा बता के कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम? Sir, 20 volt. ओ 12. नो नो, 3 ओम में। अच्छा बेटा, यहां से अगर करंट निकलेगा, आप जानते हो व्हाट इज द करंट हियर, यहां पर करंट कितना है? कैपेसिटर में कोई करंट नहीं जाता है, तो यहां पर करंट 0 है। करंट 0 है तो क्या लिखेंगे? इज करंट थ्रू कैपेसिटर, इज करंट थ्रू कैपेसिटर इज 0। therefore potential difference across 3 ohm is 0, क्योंकि IR होता है और I 0 है तो IR भी तो 0 है। आया समझ में? फिर पूछा व्हाट इज करंट इन 4 ओम। अच्छा, 4 ओम में भी करंट बताना है, तो ठीक है, यहां से उठाओ इसको, कॉपी। 4 ओम में करंट क्या है पूछा है, देखते हैं कुछ करंट हो सकता है क्या। और क्या यहाँ से करंट निकलेगा? हाँ निकलेगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, क्योंकि इधर से तो जाएगा नहीं, कैपेसिटर में एक से आएगा, ऐसे ऐसे। ओ, तो पता चल गया करंट इन 4 ओम इज x। अरे भाई x का वैल्यू बताना पड़ेगा। अच्छा, तो KVL लगाओ इस लूप को, इस लूप को KVL लगाओ, तो KVL टू लोअर लूप, KVL टू लोअर लूप कितना आ जाएगा? चलो घूमते हैं। लॉस किया 6x, लॉस किया 4x, गेन किया 20, so it is 20 minus 6x minus 4x equal to 0 और x is equal to 2 एम्पियर। यस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम। क्या पूछा था? पोटेंशियल डिफरेंस की करंट। फाइंड करंट इन 4 ओम। यस, तो आप कहोगे करंट इन 4 ओम इज करंट इन 4 ओम। अच्छा, फिर क्या पूछा? व्हाट इज चार्ज ऑन 10 माइक्रोफैराड। अरे इसमें तो करंट 0 है, करंट 0 होने से क्या होता है? चार्ज होता है, Q इक्वल टू CV। लेट अस फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर। VC क्या है? PD अक्रॉस कैपेसिटर। कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? इसको PD अक्रॉस 10 माइक्रोफैराड, कैपेसिटर लिखने से ज्यादा जगह लेता है तो लिख देता हूँ 10 माइक्रोफैराड। कैसे निकालेंगे? सिंपल है, VA माइनस VB। अच्छा, तो B2A चलो, B2A चलो, किधर से? इधर से आ जाओ। यहाँ पे क्या होगा? अरे कोई करंट नहीं है तो कोई वोल्टेज ड्रॉप और गेन नहीं हुआ, वापस आए तो हियर यू आर गेनिंग 6x और पहुंच गए, सो इट इज 6x। जबकि x का वैल्यू निकला था 2 एम्पियर, तो 6 × 2 इज 12 वोल्ट। मिल गया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 10 माइक्रोफैराड, मिल गया। नाउ चार्ज ऑन द कैपेसिटर, चार्ज ऑन कैपेसिटर is C into V, it is coming out to 12 into V कितना था? V था 12 वोल्ट। V तो C तो था 10 माइक्रोफैराड, so it is coming 120 माइक्रोकूलम। क्या बातें समझ में आ रहा है? यस यस, ठीक है, यही है कहानी कैपेसिटर। तो कैपेसिटर थोड़ा थोड़ा आपको पकड़ में आने लगा। चलिए फॉर्मूला बेस में करते हैं क्वेश्चन। बस याद रखना है आपको सारे फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला था C इक्वल टू Q बाई V, मालूम है, और क्या? A एप्सिलॉन नॉट बाई D, ये भी मालूम है। फाई क्या था? इट वाज Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, E क्या था? E was phi by area और VC by D. VC is a potential difference across the capacitor by D.
VC क्या था, और ये दूसरा वैल्यू भी था। फाई का वैल्यू हमें मालूम है Q बाई एप्सिलॉन नॉट, तो हम लिखेंगे इसको Q बाई A एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं। अच्छा, VC क्या हो गया, VC was E into D, और you said is Q by C, और it is equal to QD by A epsilon naught। आपको ये सारा फॉर्मूला रट के याद रखना पड़ेगा। रह गया? अगर रह गया तो चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेस क्लास। आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन। ए पैरेलल प्लेट, एयर कैपेसिटर was charged then plate separation was increased. Comment upon variation of, comment upon variation of C, Q, V, E, फ्लक्स, ये सारा चीज आपको बताना है। इफ battery is in connection, अगर बैटरी कनेक्शन में है और प्लेट सेपरेशन को बढ़ा रहे हैं, बड़ा इंपोर्टेंट है। each one will give you in one MCQ। बोल रहा है कि कोई एक कैपेसिटर था, ये जो कैपेसिटर है और इसके क्रॉस में कोई बैटरी लगा हुआ था, और बोल रहा है कि ये जो कैपेसिटर है इसका दोनों प्लेट को पकड़ के हम खींच के दूर लेने लगे। The plate separation was increased, the plate separation was increased। डी बढ़ने लगा, एक मिनट बेटा, डी बढ़ने लगा तो सॉल्यूशन में आपको बताना है कि C बढ़ेगा कि घटेगा, Q बढ़ेगा कि घटेगा, VC बढ़ेगा कि घटेगा, इंटेंसिटी बढ़ेगा कि घटेगा, एंड द फ्लक्स। हाई क्या था, फ्लक्स बिटवीन द प्लेट्स। पहले बताओ C क्या होगा, डिक्रीज होगा। A एप्सिलॉन बाई D, तो C तो डिक्रीज होना ही था, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, सबको आता है कि ये डिक्रीज होगा ही होगा। ठीक है, हाँ बोलो Q क्या होगा, Q इज इक्वल टू यू नो CV, है ना, Q इज इक्वल टू CV है। क्या कांस्टेंट रहेगा पहले बताओ, V विल रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि बैटरी जब तक कनेक्टेड रहेगा द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर विल बी सेम एज V। बस ये समझ में आना चाहिए कि VC इज कांस्टेंट। अब VC अगर कांस्टेंट हो गया, C घट रहा है, तो चार्ज क्या हो जाएगा, चार्ज भी घटेगा। Q इज इक्वल टू CV, C घट रहा है, V कांस्टेंट है, तो Q घटेगा, घटेगा कि नहीं। अब E क्या होगा, E के लिए फॉर्मूला हमारे पास दो है, एक है फाई बाई ए, Q बाई एप्सिलॉन, V बाई D। हाँ, इससे पता चल रहा है कि V कांस्टेंट है, इसमें V कांस्टेंट है और D बढ़ रहा है। V कांस्टेंट है जबकि D बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली द ओवरऑल क्वांटिटी विल डिक्रीज, इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा। व्हाट अबाउट फ्लक्स, हाँ फ्लक्स क्या होगा, क्योंकि Q डिक्रीज हो रहा है तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट था ना, ये भी डिक्रीज हो जाएगा। क्या बातें समझ में आया, यस। मैं सेम क्वेश्चन को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ देता हूं और आप लोग करके बताओ कि आपको समझ में आया। आई एम चेंजिंग द सेम केस। अरे रुको रुको रुको, आखिरी क्वेश्चन है, लास्ट। अच्छा तुम लोग लिख दिए थे लास्ट बोल के,
चलो ठीक है, ये a parallel plate air capacitor was charged, then the plate separation was increased. then चलो थोड़ा इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, प्लेट सेपर एंड देन चलो if battery is disconnected, if and then battery is disconnected, then battery was disconnected, चार्ज करने के बाद बैटरी फेंक दिया गया, बैटरी और कनेक्शन में नहीं है। आखिरी क्वेश्चन का जो सारा सही आंसर बताएगा उसका नाम बोर्ड पे लिखूंगा और यूट्यूब वीडियो में वायरल होगा, देख लो। इज डिस्कनेक्टेड नाउ, प्लेट सेपरेशन वाज इंक्रीज्ड, ठीक है, आ गया, प्लेट सेपरेशन वाज इंक्रीज्ड। कमेंट ऑन वेरिएशन ऑफ ऑल दीज क्वांटिटी, सेम जो क्वेश्चन था वही है। कमेंट ऑन वेरिएशन ऑफ किसका किसका, सी क्यू वी सी ई 5। चले अब बताए वेरिएशन ऑफ सी क्यू, है कोई पहलवान जो बताएगा सारा आंसर? कौन है वो पहलवान? जब सी कमेगा कमेगा, कमेगा बेटा, तेरा जो चाइनीज वाला हिंदी है ना, सी कमेगा, ठीक है, मेड इन चाइना। हाँ तो देखो क्या दिया है, दिया क्या है कि ये जो चार्ज कैपेसिटर है इसका डी को बढ़ा दिया गया, प्लेट सेपरेशन वाज इंक्रीज्ड, कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इट इज ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, है कि नहीं? डी बढ़ रहा है तो सी क्या होगा, कमेगा। सी कमेगा कि घटेगा? सी घटेगा। अच्छा क्या कांस्टेंट रहेगा पहले बताओ, व्हाट इज कांस्टेंट? चार्ज, Q इज कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पे जो चार्ज होगा कहाँ जाएगा, बेचारा यहीं तो बैठा हुआ है। अच्छा तो चार्ज इज कांस्टेंट। व्हाट अबाउट CQ? VC, VC होता है Q बाई सी। Q कांस्टेंट हुआ तो क्या हुआ, C तो घट रहा है, तो ओवरऑल क्वांटिटी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, बढ़ेगा। देख रहे हो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ गया, गेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स विल इंक्रीज। अच्छा ऐसा, फिर क्या होगा, फिर पूछा है E क्या होगा, E यू नो हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, एक होता है V बाई डी, दूसरा होता है Q बाई ए एप्सिलॉन। देख लो दोनों फॉर्मूला को ध्यान से देखो, एक होता है Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट, दूसरा होता है V बाई डी। इसमें V बदल रहा है, D बदल रहा है, और इसमें Q कांस्टेंट है, A कांस्टेंट है, एप्सिलॉन कांस्टेंट है, सब कुछ कांस्टेंट है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा बार आया है। सो E विल रिमेन कांस्टेंट, प्लेट को दूर दूर ले लोगे उसके बावजूद यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा और सेम इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। E डज नॉट चेंज। क्या बातें समझ में आ रहा है? ये पूछा फाइनली फाई क्या होगा, अरे भाई अगर Q कांस्टेंट है फ्लक्स तो होता है Q बाई एप्सिलॉन 0, तो फ्लक्स भी कांस्टेंट ही होगा क्योंकि Q कांस्टेंट है। तो आप कहोगे एज Q इज कांस्टेंट, फ्लक्स विल बी आल्सो कांस्टेंट। तो क्या कहते हो, यहाँ पे क्लास खत्म कर दिया जाए क्या और एक होमवर्क क्वेश्चन दे दिया जाए? चलो ठीक है। अगले क्लास में आपको पढ़ाने वाला हूँ सीरीज एंड पैरेलल कैपेसिटेंस, जो एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है, वो लॉन्ग क्वेश्चन को हम लोग क्लास में करेंगे। उसके बाद मल्टीप्लेट कैपेसिटर, मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर, ऐसे करके ढेर सारी चीजें आएंगी, ठीक है। एक क्विज आपके लिए छोड़ता हूँ, सोच के बताना।
आप जानते हो कि कोई एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एयर कैपेसिटर के बीच में, कोई एक पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर के अंदर अगर हमने कोई एक डाइलेक्ट्रिक को डाल दिया तो कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। लेकिन अगर मैं कोई एक कंडक्टर को डाल दिया तो आपको सोचना है और बताना है कि कैपेसिटेंस बढ़ेगा कि घटेगा। बढ़ेगा कि घटेगा, ये आपको YouTube में छोड़ना है। अगर किसी एक पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर के अंदर एक कंडक्टिंग स्लैब डाल दिया गया, देखो ये कंडक्टिंग स्लैब क्लियरली दिख रहा है, ये है वो कंडक्टिंग स्लैब, इसको डाल दिया गया तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा कि घटेगा कि कांस्टेंट रहेगा, ये आपको सोच के बताना है। देखते हैं किसका दिमाग ज्यादा चलता है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द फंडामेंटल। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद सर। सर एक्सक्यूज मी सर।